Hello everyone, I am Professor शैलेंद्र चौधरी वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग एमबीए थर्ड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है फाइनेंस स्पेशलाइजेशन का आपका टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसकी स्टडी की शुरुआत करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट है। इसलिए क्रूशियल सब्जेक्ट है क्योंकि इसके अंदर बच्चों की एटीकेटी बहुत आती है। एटीकेटी का रीजन है कि वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं करते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो अगर आप टाइम से पहले स्टडी कर देंगे तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट आपका जो सब्जेक्ट है इसका आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन क्या होती है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है, इसका जो हमारा सॉल्यूशन होगा उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम ये वीडियो में स्टडी करेंगे। तो कुछ कोर्सेस में ये टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट नाम से भी हो सकता है, कुछ कोर्सेस में इसे इनकम टैक्स भी बोल सकते हैं, इनकम टैक्स प्लानिंग भी बोल सकते हैं, बट जो करिकुलम रहेगा, जो सिलेबस रहेगा वो लगभग सेम ही होता है। तो देखिए सबसे पहले टैक्स प्लानिंग पे आते हैं। तो टैक्स प्लानिंग के लिए हमारे पास तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है टैक्स के कैलकुलेशन में। सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं कि वो क्या है। तो जो सबसे पहला वाला पार्ट होगा आपके लिए वो क्या होगा, टैक्स इवेजन। तो सबसे पहले हम लोग टैक्स इवेजन पे आते हैं। तो टैक्स इवेजन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसको आप लोग क्या कर देते हैं, इवेट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, इवेट टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी को आपने क्या किया है, इवेट कर दिया है, मतलब हटा दिया है या छुपा दिया है। बट जो मीन्स रहेंगे आपके लिए वो क्या होगा, अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स का मतलब है कि आप क्या करेंगे, गलत तरह से आप क्या करेंगे, जो टैक्स है उसको छुपाएंगे, उसको इरेडिकेट करने के लिए जाएंगे। तो टैक्स बर्डन को, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए जब आप क्या करेंगे, अनफेयर मीन्स का यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, टैक्स इवेजन। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो देखिए अब जो टैक्स इवेजन है वो कैसे किया जाता है। तो टैक्स इवेजन के लिए क्या किया जा सकता है, फाल्सिफिकेशन किया जाएगा किसका, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। तो क्या करेंगे, फाल्सिफिकेशन मतलब गलत तरह से क्या करेंगे, जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आपने गलत तरह से रिप्रेजेंट किया, गलत इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर दी, तो ये क्या होगा आपके लिए, टैक्स इवेजन। अब वो कैसे होगा, तो देखिए टैक्स के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे। तो टैक्स के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, तो ये जो आपके एक्सपेंसेस है इसे आप क्या करेंगे, ज्यादा दिखा देंगे। फिर इसके बाद जो आपकी इनकम है उसको आप क्या दिखा देंगे, कम दिखा देंगे। तो आपने अगर एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखा दिया, इनकम को कम दिखा दिया, तो ऑलरेडी क्या हो गया, आपका प्रॉफिट पोर्शन डिक्रीज हो गया। क्योंकि आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो या तो इवेड हो जाएगी कंप्लीटली, या आप उसको क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा आपके पास, टैक्स इवेजन। तो जो टैक्स इवेजन होगा वो क्या होगा, कॉन्शियस वायलेशन ऑफ लॉ होगा, कि आपको पता है कि आप लॉ को ब्रेक कर रहे हैं फिर भी अगर आप करते हैं तो वो क्या होगा आपके लिए, टैक्स इवेजन। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा कि टैक्स इवेजन क्या होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं टैक्स अवॉइडेंस से। तो टैक्स अवॉइडेंस क्या होगा, तो टैक्स अवॉइडेंस में भी हम लोग क्या करते हैं, जो आपका टैक्स लायबिलिटी है उसको रिड्यूस करेंगे। तो क्या करोगे आप, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसको आप क्या करेंगे, या तो पूरी तरह से क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो टैक्स लायबिलिटी को या तो क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, या आप क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं किसको, टैक्स लायबिलिटी को। क्या करेंगे आप टैक्स अवॉइडेंस में, आप टैक्स लायबिलिटी को या तो एलिमिनेट कर देंगे कंप्लीटली, या आप उसे क्या कर देंगे, रिड्यूस करेंगे। बट आप करेंगे कैसे, तो जो भी आपके पास टैक्स सिस्टम है उसके जो भी लूप होल्स है, लूप होल्स का क्या करेंगे आप, एडवांटेज लेंगे, और विद इन लॉ क्या करेंगे आप लोग, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, बट किस तरह से, लूप होल्स का फायदा उठा के। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, टैक्स अवॉइडेंस। अब इसके बाद हम लोग आएंगे टैक्स प्लानिंग पे। तो देखिए अब टैक्स प्लानिंग में भी हम लोग क्या करेंगे, तो जो आपके पास टैक्स लायबिलिटी का जो इंसिडेंट होगा, क्या करेंगे, जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसको आप क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे, कंप्लीटली एलिमिनेट करेंगे, या आप क्या करेंगे, जो आपका टैक्स इंसिडेंट है, जितना आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है उसको आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। बट क्या करेंगे, तो ये क्या होगा, विद इन आपका जो टैक्स सिस्टम है या जो टैक्स रिजीम है इसको फॉलो करके, या तो आप क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे, या
मैक्सिमम एक्सटेंट तक आप क्या करेंगे, टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, बट वो क्या होगा, टैक्स रिजीम के अंदर होगा। अब वो टैक्स रिजीम के अंदर होगा तो वो कैसे हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जो भी आपके पास टैक्स रिजीम में जो भी आपके पास डिडक्शंस होंगे, तो जैसे यहाँ पे कुछ डिडक्शंस है, डिडक्शंस के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, रिलीफ्स हो जाएगा, तो रिलीफ्स हो गए, रिलीफ्स के बाद जो रिबेट्स होगी, तो ये रिबेट्स हो गए आपके पास, तो टैक्स रिजीम में रिलीफ्स हो गए, रिबेट्स हो गए, इन सब का फायदा उठा के हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है इसको या तो क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, या टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए जाएंगे। आई होप ये तीनों टर्म आपको क्लियर होगी, ये तीनों टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करेंगे। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं वो किन स्टेप्स में करते हैं और वो कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं ये वाला पार्ट अब इरेज कर देता हूं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, वो शीट देखेंगे या वो चार्ट देखेंगे जिसके बेसिस पे हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो जो हेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, कंप्यूटेशन। तो ये क्या हुआ आपके पास, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो इनकम टैक्स है इसका कंप्यूटेशन हम लोग कैसे करते हैं वो निकालने के लिए जाएंगे। तो देखिए अब इसमें सबसे जो पहला स्टेप रहेगा, दैट इज जो आपका स्टेप 1 रहेगा, वो रहेगा आपके पास कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंडिविजुअल होगा उसकी क्या करेंगे, टोटल इनकम निकालेंगे। तो यहां पे क्या होगा, कैलकुलेशन, तो ये हुआ आपके पास कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। तो सबसे पहले क्या किया हमने, जो भी इंडिविजुअल है जिसका हम लोग असेसमेंट करने के लिए जा रहे हैं, जिसको हम एसएससी भी बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे टोटल इनकम का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। बट जो टोटल इनकम है वो हम लोग 5 हेड्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करते हैं। तो जो सबसे पहला हेड होगा जिसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो क्या होगा आपके पास, इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो सबसे पहला क्या हुआ, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो जो पहला हेड है जिसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इनकम के लिए वो क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके बाद हम लोग दूसरे वाले हेड पे जाते हैं, तो ये क्या होगा आपके पास, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये होगा आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहां पे हम लोग आ गए हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन के लिए। इसके बाद तो ये हो गया आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग थर्ड वाले पार्ट में आएंगे। तो जो थर्ड वाला पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये क्या होगा आपके पास, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये आपका थर्ड हेड हो गया जिसके बेसिस पे आप इनकम का कैलकुलेशन करेंगे। जो थर्ड हेड है वो क्या है आपके पास, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद जो फोर्थ वाला हेड रहता है वो होगा आपके पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन का मतलब है जो आपको एसेट्स वगैरह से फायदा होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। जो फिफ्थ वाला है वो क्या हो जाएगा आपके पास, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जैसी इनकम जो ऊपर के 4 सोर्सेस में नहीं कैलकुलेट हो सकती है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे ही आप इन पांचों का टोटल करेंगे तो इनका टोटल करने के बाद आपके पास क्या आ जाती है, टोटल इनकम आ जाएगी किसी भी इंडिविजुअल की। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो इसके बाद हम लोग अब स्टेप 2 पे आएंगे। तो यहाँ पे आए हम लोग स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, लेस कर देते हैं जितनी भी आपके पास रिबेट है। तो जितनी भी आपके पास रिबेट अवेलेबल होगी उसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद प्लस कर देंगे आप जितने भी क्या होंगे, सरचार्जेस होंगे। तो जितने भी आपके सरचार्जेस होंगे उसको आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जितना भी आपका रिबेट होगा उसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद स्टेप 3 पे आएंगे। अब स्टेप 3 पे हम लोग क्या करते हैं, जो सेस होता है, सेस मतलब जो एडिशनल आपके पास टैक्स होगा उसको आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सबसे जो पहला होता है वो क्या होगा आपके पास, हेल्थ सेस। इसके बाद जो दूसरा होगा वो क्या होगा, एजुकेशन सेस। तो एजुकेशन सेस आपने प्लस किया, इसमें हेल्थ सेस आपने प्लस किया। इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल इनकम और उस पे क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा।
तो पहले इनकम कैलकुलेट की, फिर आपने रिबेट और टैक्स का कैलकुलेशन किया, इसके बाद आपने क्या किया, इस पे सेस लगा दिया। जैसे ही आप ये पूरा प्रोसीजर करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो इनकम टैक्स 2025 है वो किस तरह से जो प्रीवियस वाला एक्ट था उससे अलग था। तो अभी तक जो हम इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करते थे वो आपके पास क्या था, 1961। तो अभी तक हम लोग जिस एक्ट को फॉलो करते थे वो क्या था, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब जो एक्ट जिसको हम फॉलो करेंगे वो क्या है आपके पास, इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो अब जो हम 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2017 तक का कैलकुलेशन करेंगे वो किस एक्ट के बेसिस पे करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो ये देखने की जरूरत है कि जो इनकम टैक्स 1961 है और इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, इसमें क्या चेंज है। तो सबसे अच्छी बात जो है इसमें कि बहुत ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल चेंज है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जो चेंज किया गया है वो क्या चेंज किया गया है, कुछ डेफिनेशंस को चेंज किया है, स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है और आपको उसके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मिलेगा। तो इसके कारण आपको कुछ सेक्शंस है जो पहले अलग हो सकते थे वो अब दिख सकते हैं अलग, बट जो क्रक्स रहेगा पूरे के पूरे सिस्टम का वो सेम है। तो ये बहुत अच्छा रिलीफ है हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। अब देखिए, जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है इसमें क्या चेंज किया गया है। तो सबसे जो मेजर चेंज है वो उसमें है डेफिनेशन में चेंज। तो जो सबसे मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा वो कहां पे देखने को मिलेगा, आपको डेफिनेशन में। और जो डेफिनेशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशन है जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करती थी, वो थी प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। तो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपके पास टैक्स का जो पीरियड है जिसका आपको कैलकुलेशन करना है वो है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026। तो ये आपके पास पीरियड देके रखा है जिसमें आपको क्या करना है, टैक्स का कैलकुलेशन करना है। अगर आप बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, तो अगर हम देखते हैं इनकम टैक्स जो एक्ट था हमारा 1961, इसमें आपके पास क्या थी, दो टर्मिनोलॉजी थी जो हम यूज करते थे। एक था आपके पास प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है, जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की है उसे हम लोग क्या बोलते थे, प्रीवियस ईयर। तो अगर हम 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 का कैलकुलेशन करते थे तो जो आपका प्रीवियस ईयर था वो कितना हो जाता था, 2025 टू 2026। आई होप इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग लिखते थे असेसमेंट ईयर। तो यहां पे आपके पास क्या होता था, असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर है वो क्या आ जाएगा आपके पास, तो इसका नेक्स्ट वाला ईयर हो जाता था 2026 और 2027। बट ये क्या करता था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता था। अब हमने जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 देखा है इसके अंदर क्या होगा, तो यहां पे होगा आपके पास इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब इसमें क्या होने वाला है, तो जो आपका प्रीवियस ईयर था इसको क्या बोला है उन्होंने, टैक्स ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर था इसे क्या बोला है, टैक्स ईयर। तो यहाँ पे जो टैक्स ईयर रहेगा वो क्या हो जाएगा, 2025 2026। और जो यहाँ पे असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने पूरी तरह से क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो अब आपको कोई असेसमेंट ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए सीधे एक ही ईयर होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्स ईयर। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो इससे जो टर्म्स वगैरह है उसको समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है इसका इन पांचों हेड्स की कैलकुलेशंस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम सैलरी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ही देखने को मिलेगा। रिमेनिंग जो आपके पास चारों जो हेड्स है इसके अंदर बस सेक्शंस चेंज हुए हैं। तो जब सेक्शन हम लोग स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल की, या जब हम एग्जाम स्पेसिफिक थ्योरी क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे तब हम लोग इसे देख लेंगे। तो इसके अंदर बस सेक्शंस चेंज है तो इसकी स्टडी हम लोग अभी नहीं करेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। और इनकम फ्रॉम सैलरीज में हमें क्या क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं। इसके बाद हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरीज में जो भी इनकम टैक्स एक्ट 2025 में चेंजेस देखने को मिलेंगे हम लोग उसकी स्टडी कर लेंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में जो भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 में,
फ्रॉम 1961 एक्ट से, वो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन के लिए जाएंगे। तो सबसे जो पहला कंपैरिजन होगा वो होगा एजुकेशन अलाउंसेस में। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एजुकेशन अलाउंसेस था जो एग्जाम्प्टेड था वो था 100 रुपीज पर मंथ के लिए, पर चाइल्ड के लिए, और मैक्सिमम क्या था, आप 2 चाइल्ड तक क्या कर सकते थे, उसके बेनिफिट को रेंडर कर सकते थे। तो इसके अंदर क्या हो गया है, चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जो चेंज हुआ है वो क्या हो गया है, ₹3000 तक आप क्या है यहाँ पे परमिसिबल है कि इसको आप क्या कर सकते हैं, डिडक्शन मान सकते हैं। तो यहाँ पे ₹3000 तक का पर चाइल्ड का आप क्या कर सकते थे, जो अलाउंसेस है वो आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसपे आपको टैक्स नहीं देना होगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास 2 तरह की टैक्स रिजीम चलती है। एक आपके पास है ओल्ड रिजीम, एक है आपके पास ओल्ड रिजीम, दूसरी है आपके पास न्यू रिजीम। तो आपके पास 2 रिजीम है, एक है ओल्ड रिजीम और एक है आपके पास न्यू रिजीम। तो ये जो भी डिडक्शंस और अलाउंसेस है ये किस रिजीम में थे, आपके पास ओल्ड रिजीम में। न्यू रिजीम में कुछ अलाउंसेस को छोड़ के और कुछ तो न्यू रिजीम में कुछ ही अलाउंसेस है जिसको आप क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं टैक्स की कैलकुलेशन में। अदरवाइज ये जो आपके पास जितनी भी चीजें गिवन है ये सब कहां का गिवन है, ओल्ड रिजीम का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो एजुकेशन अलाउंसेस था 1961 इनकम टैक्स एक्ट में, वो था आपके पास 100 रुपीज पर चाइल्ड, अप टू 2 चिल्ड्रन तक आप उसको रेंडर कर सकते थे। तो अब जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है, इसमें क्या है, 3000 रुपीज तक का क्या है आपके पास अलाउंसेस है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं टैक्स की कैलकुलेशन में, और पर चाइल्ड। और ये भी कब तक कंसीडर करेंगे हम लोग, 2 चिल्ड्रन तक। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद जो दूसरा अलाउंसेस है वो क्या है, हॉस्टल अलाउंसेस। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ₹300 पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन तक का क्या मिलता था, हमको रिबेट मिलता था। बट जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ₹9000 पर मंथ। ये आप क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। और ये भी क्या होगा, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक। तो यहाँ पे ₹9000 पर मंथ, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक आप क्या कर सकते हैं, रिबेट कंसीडर कर सकते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद जो ड्यूटी अलाउंसेस था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 70%, जो मैक्सिमम अमाउंट आप देख सकते थे वो कितना था, 10,000। बट जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है इसमें भी है 70%, बट जो अमाउंट हुआ है वो अमाउंट कितना हो गया है, 25,000। तो 25,000 तक अगर आपके पास वो इनकम जनरेट होती है तब तक आपको टैक्स पे नहीं करना है। इसके ऊपर की जो इनकम होगी उस पर आपको क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद जो फोर्थ वाला था वो क्या था आपके पास, फ्री एजुकेशन बाय एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन। कि अगर कोई बच्चा एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है जिसको एम्प्लॉयर ओन करता है, तो इसके लिए जो प्रोविजन था वो क्या था आपके पास, 1000 रुपीज पर मंथ और ओन चिल्ड्रन के लिए, मतलब खुद के बच्चों के लिए। बट जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है इसमें ये अमाउंट को इंक्रीज कर दिया है। तो जो ये अमाउंट इंक्रीज हुआ है ये क्या हो गया है, ₹3000 पर मंथ। और ये सेल्फ चिल्ड्रन के लिए भी हो सकता है और फैमिली चिल्ड्रन के लिए भी हो सकता है। तो इसमें जो चेंज देखने को मिलेगा वो क्या है, सेल्फ के चिल्ड्रन के लिए भी है और फैमिली चिल्ड्रन के लिए भी है। जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा आपके पास, 3000 रुपीज का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये जो 4 चेंजेस है ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं ये वाला पार्ट अब इरेज कर देता हूं। देखिए अब इसके बाद 5th वाले पॉइंट पे आएंगे। तो 5th वाले पॉइंट में क्या देके रखा है, मोटर फैसिलिटी। अब जो मोटर फैसिलिटी है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है आपके पास अप टू 16 हॉर्स पावर और दूसरा वाला है वो क्या है, अबाउ 16 हॉर्स पावर। तो देखिए अब जो अप टू 16 हॉर्स पावर वाला प्रोविजन था उसमें क्या देके रखा था, 1800 पर मंथ एम्प्लॉयर और 600 एम्प्लॉय। मतलब अगर एम्प्लॉयर देता है तो 1800 रुपीज तक टैक्स फ्री है और 600 रुपीज अगर एम्प्लॉय पे करेगा तो वो क्या रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। बट जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है इसके अंदर क्या बोला है, 5000 जो रुपीज रहेगा ये किसका रहेगा, एम्प्लॉयर तक टैक्स फ्री रहेगा। तो 5000 रुपीज किसका हुआ, एम्प्लॉयर तक टैक्स फ्री हुआ। और यहाँ पे जो 2000 है वो एम्प्लॉय तक क्या रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। तो ये क्या हुआ आपके पास, 5000 रुपीज एम्प्लॉयर के लिए, 2000 रुपीज किसके हुआ, एम्प्लॉय के लिए। अब इसके बाद देखते हैं अबाउ 16 हॉर्स पावर वाले केस में।
तो यहाँ पे क्या था 2400 रुपीज पर मंथ अगर एम्प्लॉयर पे करता है और 900 रुपीज तब जब एम्प्लॉइज पे करेगा। बट यहाँ पे क्या देके रखा है 7000 रुपीज तक अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो वो क्या रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। इसके बाद जो 3000 रुपीज है अगर वो एम्प्लॉय पे करेगा तो वो भी क्या रहेगा, आपके पास टैक्स फ्री रहेगा। आई होप यहां तक क्लियर है। तो अबाउट 16 हॉर्स पावर वाले केस में जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कंसिडरेशन है वो 7000 रुपीज एम्प्लॉयर तक और 3000 रुपीज एम्प्लॉय तक। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब इसके बाद वाला पॉइंट जो है वो है आपके पास लंच फैसिलिटी का। तो ₹50 तक था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, बट इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये जो अमाउंट इंक्रीज कर दिया है ये अप टू 200 कर दिया गया। तो 200 रुपीज तक इनकम टैक्स एक्ट 2025 में यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद देखिए गिफ्ट और वाउचर वाला प्रोविजन था पहले अप टू 5000 का, बट यहाँ पे इसको इंक्रीज करके कर दिया है ₹15,000 तक। अगर आपको गिफ्ट्स या वाउचर्स मिलते हैं तो वो क्या रहेंगे, आपके लिए टैक्स फ्री रहेंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट वाला हेड पे आएंगे कि अगर आप अपनी कंपनी से इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन लेते हैं तो अगर वो अमाउंट 20,000 तक का होता था तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, टैक्स फ्री। बट इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये जो अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया है ये कब तक कर दिया गया है, अप टू 2 लाख तक। तो अगर आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन लेते हैं आपकी कंपनी से तो वो 2 लाख तक क्या रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं आरपीएफ पे। तो आरपीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में था वो परमिसिबल था, अब तक वो परमिसिबल था 12.50% तक। बट जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है इसके अकॉर्डिंग क्या बोला है कि अप टू 7.5 लाख तक अगर अमाउंट होता है तब आप लोग क्या करेंगे, उस पर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। अगर इससे ज्यादा होगा तो आप लोग क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो अमेंडमेंट है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी वो सारे पॉइंट्स की हमने स्टडी कर ली है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, रिमेनिंग जो चारों हेड है वहां पे बस सेक्शंस में चेंज हुआ है और 2-4 चीजों में ही चेंज हुआ है। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको वहीं पे ही बता दूंगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट हेड के न्यूमेरिकल पे आएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम फ्रॉम सैलरी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।